Hello students, in today's lecture number 6 on motion in a plane for class 11, we shall have discussion on projectile motion. Projectile motion में सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि what is projectile. So projectile, you see, first we see the definition, then we shall understand the meaning. Projectile, an object that is in flight after being thrown or projected under the influence of gravity is called a projectile. यानी प्रोजेक्टाइल क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट जिसको आपने थ्रो किया है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. थ्रो करने के बाद, जैसे बॉल को आपने फेंका, थ्रो किया, तो थ्रो करने के बाद, प्रोजेक्ट करने के बाद, थ्रो करने को हम करना भी कहते हैं. सो जब किसी बॉल को हम थ्रो कर देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो फ्लाइट में होता है, कौन? बॉल या ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल. जो बॉल आपने फेंकी, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उस बॉल को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं. तो एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट after being thrown or projected under the influence of gravity is called a projectile. The path followed by a projectile is called its trajectory. जिस पाथ से वो प्रोजेक्टाइल यानी बॉल मूव करती है, उस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं. द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री. जो पाथ फॉलो किया जाता है प्रोजेक्टाइल के द्वारा, वो कैसा पाथ फॉलो करता है? पैराबोलिक पाथ. ठीक है. सो वी कैन से दैट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टाइप ऑफ मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन हम अब कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज ए टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, जिसमें किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाता है. कहां पर? नियर द अर्थ सरफेस, एंड इट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ. और यदि वो कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव करता है अंडर द एक्शन और इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, तो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. एक ऐसा मोशन जो कि होता है नियर द अर्थ सरफेस. जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस के नजदीक प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो परफॉर्म किया गया मोशन है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? प्रोजेक्टाइल. तो उस प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो परफॉर्म किया गया मोशन है अर्थ के नजदीक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. और प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन होती है, यानी मोशन इन ए प्लेन होती है. प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए 2 डायमेंशनल मोशन, ध्यान रखिएगा. यानी एक मोशन इन ए प्लेन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. यानी जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मूव करेगा तो वो 2 डायमेंशनल मोशन में मूव करता है. तो ये मोशन इन ए प्लेन परफॉर्म करता है. जैसे एग्जांपल्स देखिए, ए फुटबॉल. भाई फुटबॉल में आप फुटबॉल को किक करते हो, ये मान लीजिए ये ग्राउंड है बेटा. ये ग्राउंड क्या है? एक एक्स वाई प्लेन है. यदि इसको मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूं और इसको मैं वाई एक्सिस ले लेता हूं, तो बेसिकली ये क्या हो गया? एक एक्स वाई प्लेन हो गया. इस प्लेन में, इस ग्राउंड में आप, ये फुटबॉल है और इस फुटबॉल को आपने किक किया. जब इस फुटबॉल को किक किया तो ये फुटबॉल ऐसे पाथ फॉलो करेगी. ये जो पाथ फॉलो कर रही है फुटबॉल, कर्व्ड पाथ, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ. यानी ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कहलाती है. और ये जो फुटबॉल है इसे कहेंगे प्रोजेक्टाइल, और जो मोशन ये परफॉर्म कर रहा है फुटबॉल, उसे कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है. आप जानते हैं, आपने फुटबॉल ऊपर की तरफ फेंका, लेकिन इस तरीके से ये नीचे आके गिरेगा. यानी ये हमेशा एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा. चाहे आप फुटबॉल की बात करें या फिर आपको किसी बॉलर ने बॉल की और आपने अपने बैट से बॉल को हिट किया, तो क्रिकेट बॉल को जब हिट करते हैं तो बॉल भी तो ऐसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है. डेफिनेटली स्टार्टिंग में हो सकता है बॉल ऐसे सीधे चले जाए, लेकिन बाद में ये बॉल ऐसे ही नीचे की तरफ आनी है, ऐसे ही नीचे की तरफ गिरेगी, अर्थ की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी. तो ये भी एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी. चाहे आप टेनिस बॉल की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही होता है. बेसबॉल में बात करें तो उसमें भी ऐसा ही होता है. किसी राइफल से फायर की गई बुलेट, जैसे ये बुलेट है, ये एक राइफल है, मान लीजिए ये राइफल, मैं इस टाइप से ये राइफल बना देता हूं. ठीक है. ये राइफल है.
जब इस राइफल से आप बुलेट फायर करते हैं, ये मान लीजिए आपने बुलेट फायर की, ये बुलेट निकली इसमें से, ये जो बुलेट फायर की इस राइफल से, ये कैसे जाएगी, सीधे जाएगी, सीधे जा करके और इस तरीके से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अर्थ पर गिरेगी। ठीक है, इस तरीके से जाएगी। तो ये भी कैसा पाथ फॉलो कर रही है, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रही है, यानी पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रही है। कौन, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल। वैसे ही ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए मूविंग व्हीकल, कोई मूविंग व्हीकल है, चाहे वो ट्रेन है, बस है, कार है या ट्रक है, कुछ भी है, मूविंग व्हीकल, ये मान लीजिए मूविंग व्हीकल है, ठीक है, ये बस है और ये बस की विंडो बनी हुई है, ये मान लीजिए विंडो है, ये विंडो है। इससे जब आप स्टोन को थ्रो करोगे या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब गिराओगे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराइए आप, कुछ भी खाते हो तो आप रोड पे ही फेंक देते हैं जनरली, ज्यादातर लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए हालांकि स्वच्छता के लिए। तो क्या करते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इस विंडो से बाहर फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी कैसा पाथ फॉलो करेगा, ऐसा पाथ फॉलो करेगा, है या नहीं। ऑब्जेक्ट भी इस तरीके से ही जाएगा, आपने फेंका सीधा लेकिन इस तरीके से नीचे मुड़ जाएगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो गिरेगा। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे और देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4 में यदि मैं बात करूं तो ए जेट ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम ए होल इन ए वाटर टैंक। ये मान लीजिए वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है बेटा, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। आप यहाँ पर इसमें होल कर दीजिए, यहाँ पर होल कर दोगे तो जो पानी का जेट यानी पानी की जो धारा निकलेगी इसमें से, ये जो पानी निकलेगा वो इस तरीके से गिरेगा नीचे, आप जानते हैं, इस तरीके से नीचे गिरेगा, है या नहीं, इस तरीके से नीचे गिरेगा। क्लियर। तो ये भी कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। लेकिन जब जेवलिन थ्रोन बाय एथलीट, ये मान लीजिए कोई एथलीट है और ये भाला फेंकता है, भाला इस तरीके से भाला फेंका, तो ये भाला भी कैसे जाएगा, इस तरीके से आगे जाएगा और इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से नीचे गिरेगा, इस तरीके से नीचे गिरेगा, है या नहीं। तो ये भी कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है। कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है। कौन, जेवलिन, ठीक है, थ्रोन बाय एन एथलीट। अब इससे हमने क्या समझा, देखिए जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है वो तो हमने समझ ली। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड विच इज इन फ्लाइट। एक ऑब्जेक्ट जो कि थ्रो करने के बाद, प्रोजेक्ट करने के बाद फ्लाइट में रहता है, उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जो कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरता है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को आप इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस के नजदीक अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो उस समय जो ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करेगा उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स भी हमने जाने। प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा एक प्लेन में होता है, इसलिए इसे 2 डायमेंशनल मोशन या मोशन इन ए प्लेन भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये आपको समझ में आना है चाहिए। द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, motion of a projectile may be thought of as result of two separate components of motion। यानी जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है वो कंपोनेंट्स ऑफ मोशन, 2 कंपोनेंट होते हैं मोशन के, उनका रिजल्ट होता है। यानी 2 कंपोनेंट हैं मोशन के जो कि प्रोजेक्टाइल की मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। 1 कंपोनेंट इज अलोंग ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है विदाउट एनी एक्सिलरेशन। जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है उसमें एक्सिलरेशन 0 होता है, विदाउट एनी एक्सिलरेशन। एंड द अदर अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, यानी दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होता है जिसके पास कांस्टेंट एक्सिलरेशन होता है, ठीक है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऐसा किसने कहा, गैलीलियो ने कहा। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए जैसे मैं एक प्लेन बना लेता हूं, ये एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है इसका, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब मान लीजिए यहां से कोई ऑब्जेक्ट मैंने थ्रो किया, इस तरीके से थ्रो किया बेटा, ठीक है, ये बॉल मान लेते हैं, ये बॉल है, ये बॉल आगे गई, इस तरीके से आगे गई, फिर आगे जाएगी, यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, यहाँ पहुंचेगी, फिर ये आगे इस तरीके से जाएगी, आगे जाएगी, फिर यहाँ पहुंच जाएगी फाइनली, इस तरीके से ये बॉल आगे जा रही है। मान लीजिए ये जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉल की, जिस वेलोसिटी से इस बॉल को थ्रो किया है वो v0 है,
ठीक है। और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ यानी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया गया है। तो देखिए ये v0 जो है इस जगह दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जानते हैं। तो ये जो वेक्टर है v0 इनिशियल वेलोसिटी जो वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये v0 यहाँ पर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। एक कंपोनेंट तो इस तरफ हो जाएगा v0 cos थीटा और एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा v0 sin थीटा। ये बात आप जानते ही हैं। ये थीटा एंगल है तो ये v0 cos थीटा और ये v0 sin थीटा हो जाएगा। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसे कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या करेगा, इस बॉल को सीधे ले जाने का प्रयास करेगा और वर्टिकल कंपोनेंट इस बॉल को ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा। तो देखिए बॉल इधर भी मूव कर रही है और बॉल ऊपर भी मूव कर रही है या नहीं। बॉल इस हाइट तक गई बिकॉज ऑफ v0 sin थीटा और बॉल यहां तक पहुंची बिकॉज ऑफ v0 sin cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का रोल है किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका तो एक्सिलरेशन 0 होगा इसके लिए, यानी इस x डायरेक्शन में जो एक्सिलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि x कंपोनेंट है वेलोसिटी का और ये हम कह सकते हैं कि y कंपोनेंट है वेलोसिटी का। और y डायरेक्शन में जो एक्सिलरेशन है वो आप जानते हैं किसके बराबर होगा, -g के बराबर होगा, क्योंकि एक्सिलरेशन जो है नीचे की तरफ काम करेगा। बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया था, बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया था तो ए वाई का वैल्यू यानी वाई कंपोनेंट जो होगा एक्सिलरेशन का वो -g के बराबर होगा। तो ये बॉल कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएगी और यहाँ जाके गिरेगी। तो ये पाथ हो गया प्रोजेक्टाइल पाथ और ये बॉल हो गया प्रोजेक्टाइल। ठीक है। और इसी पाथ को हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और ये कैसा है, पैराबोलिक है। ठीक है। अब इस बात को हम प्रूव भी करेंगे कि पैराबोलिक नेचर होता है किसका, प्रोजेक्टाइल पाथ का। ठीक है। प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक नेचर की होती है, ये बात हम यहाँ प्रूव भी करेंगे। तो यहाँ अभी तक ये आपको समझना है। तो v0 cos थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और v0 sin थीटा जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट की वजह से ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है। ठीक है। इसकी वजह से तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जाने का प्रयास करेगा और इसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दोनों का मिक्सिंग होगा तो ये पैराबोलिक पाथ आ जाएगा। ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी जिस तरफ vx है उस तरफ एक्सिलरेशन 0 है, यानी ये विदाउट एक्सिलरेशन इस तरफ मूव करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सिलरेशन -g के बराबर होगा, क्योंकि बॉल जा रही है ऊपर तो एक्सिलरेशन नीचे की तरफ तो माइनस लेना पड़ेगा, ay इज इक्वल टू -g हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल का एक पाथ मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी बताए। अब देखिए जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं बेटा तो हमें कुछ अजम्पशंस कंसीडर करने होते हैं। वो अजम्पशंस क्या हैं, जो भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे इसमें हमने दो बातें कंसीडर की हुई है। हमने एक तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लिया है। द एयर रेजिस्टेंस हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान रखिए हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है। एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर कोई अपना प्रभाव नहीं डाल रहा है किस पर, प्रोजेक्टाइल की मोशन पर। दूसरा हमने ये भी माना है कि जो ट्रेजेक्ट्री है, पाथ है, वो शॉर्ट रेंज का है। रेंज का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए जरा, रेंज का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये जो यहाँ से और ये जो फाइनल पोजीशन है बॉल की, यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। ध्यान रखिएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो कवर किया जा रहा है, अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो डिस्टेंस आया इसे रेंज कह रहे हैं। ठीक है। तो ये जो रेंज है ये शॉर्ट रेंज है। सो दैट फ्री फॉल एक्सिलरेशन स्मॉल जी रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी स्मॉल जी को हमने कांस्टेंट माना है। ट्रेजेक्ट्री हमने बहुत बड़ी नहीं ली है। क्यों नहीं ली है, क्योंकि स्मॉल जी को हम कांस्टेंट लेकर के चल रहे हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहला जो प्रश्न आता है, देखिए प्रश्न कैसे आता है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, गिव सम एग्जांपल्स एंड आल्सो प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो प्रोजेक्टाइल के पाथ को हम पैराबोलिक प्रूव करना चाहते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले प्रोजेक्टाइल कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बनाया था वैसा ही प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं। ये है
दो एक्सिस, ये एक्सिस x मान लेता हूँ, ये एक्सिस y मान लेता हूँ और इसको ओरिजिन मान लेता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो किया गया किस वेलोसिटी के साथ, मान लीजिए v0 वेलोसिटी के साथ। किस वेलोसिटी के साथ, v0। v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाते हुए थ्रो किया, थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया। तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा बेटा, ऐसा पाथ फॉलो करेगा। कैसा, पैराबोलिक पाथ। अब ये तो हमें प्रूव करना है कि हाँ वास्तव में ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है क्या। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए देखिए इस डायरेक्शन में तो हो गया आपका v0 cos थीटा, जो कि x कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, यानी इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट v0 x लिख दिया। इस डायरेक्शन में जो होगा वो v0 y यानी y कंपोनेंट हो गया इनिशियल वेलोसिटी का, कितना, v0 sin थीटा। ठीक है ये बात हो गई। x डायरेक्शन में जो एक्सिलरेशन है, x डायरेक्शन में एक्सिलरेशन 0, y डायरेक्शन में जो एक्सिलरेशन है वो किसके बराबर, -g। ठीक है, ये कितना है, -g। और ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है ना, तो ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट कहलाएगा। ये जो हाइट होगी HM लिख दिया है मैंने, HM, M का मतलब मैक्सिमम, H का मतलब हाइट, यानी ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। इस मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर देखिए जो y कंपोनेंट है, यानी ऊपर की तरफ तो जो y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो तो 0 हो जाएगा। ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पर y कंपोनेंट तो बेटा 0 हो जाएगा और x कंपोनेंट रहेगा किसके बराबर होगा, v0 cos थीटा 0। ये x कंपोनेंट होगा कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ठीक है बेटा। तो y कंपोनेंट क्या हो गया, 0 हो गया और x कंपोनेंट क्या हुआ, v0 cos थीटा 0। ठीक है, क्योंकि ऊपर थोड़ी जा रहा है इसलिए y कंपोनेंट तो 0, इधर तो जा रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल में, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, इस तरफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है इसके पास, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, हॉरिजॉन्टल 0 नहीं है। अब देखिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है, इसे प्रूव करने के लिए मुझे इक्वेशंस ऑफ मोशन का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन का सहारा लेना पड़ेगा। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन में आप यूज कीजिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके क्या लिख सकते हैं भाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप सब जानते हैं क्या होता है, x इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 a t स्क्वायर, ये होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब x की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक, देखिए ये डिस्टेंस है बेटा, इसको आप चाहो तो s लिख लो, अभी s लिख लो, कंफ्यूजन हो जाएगा x और y में नहीं तो। ठीक है, s लिख लिया, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। मान लीजिए v0 इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है और a एक्सिलरेशन है। ठीक है, यहां तक ठीक बात है। अब यहां पर मैं इसका x कंपोनेंट लिखूं और y कंपोनेंट लिखूं, तो देखिए ऊपर की तरफ प्रोजेक्टाइल जा रहा है, कैसे जा रहा है प्रोजेक्टाइल, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके x और y दोनों कंपोनेंट हम यहां पर लिख लेते हैं। देखिए x कंपोनेंट क्या होगा, x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस, तो x कंपोनेंट में बोल देता हूं यहां पर x कंपोनेंट, x कंपोनेंट क्या होगा इसका, s की जगह आ जाएगा x, और x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है v0 वो कितना है, x डायरेक्शन की बात हो रही है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, v0 की जगह आ जाएगा v0 cos थीटा, और टाइम तो हम t ले लेते हैं चलिए। ठीक है, और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये होगा 1/2 ax t स्क्वायर, और ax क्या है, 0 है, तो ये फॉर्मूला क्या बना, v0 cos थीटा इंटू टी, यही तो बना v0 cos थीटा इंटू टी, ये बना यहां से, क्योंकि ये तो 0 हो गया, प्लस 0 क्योंकि ये x 0 है, ax क्या है, सिंस ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फाइनली क्या आ गया आपका, v0 cos थीटा इंटू टी आ गया। ठीक है, एक ये बात आई, और यहां से आप चाहो तो टाइम निकाल लो, और टाइम की वैल्यू आ जाएगी x/v0 cos थीटा। ठीक है, ये टाइम, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। अब y कंपोनेंट निकालो इसका, y कंपोनेंट,
y कंपोनेंट निकालें इसका, ठीक है, y कंपोनेंट निकालो इसका। तो s की जगह क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक है। और v0 की जगह क्या लिखेंगे, y कंपोनेंट। v0 का क्या है, v0 साइन थीटा, ये y कंपोनेंट है, इंटू इंटू टी, ये t है, प्लस 1/2 a y t स्क्वायर, यही तो लिखा जाएगा। अब देखो जरा, v0 साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी। भाई बाई कंपोनेंट ऑफ एक्सिलरेशन मैंने अभी बताया ना आपको, माइनस जी। माइनस क्यों लिया, क्योंकि बॉल प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है और एक्सिलरेशन नीचे की तरफ, तो माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो 1/2 माइनस जी और टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। सॉल्व करो, टी की वैल्यू भी रख दो, टी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर, तो टी की वैल्यू रखो, v0 साइन थीटा, टी की वैल्यू क्या है बेटा, x/v0 cos थीटा, ठीक है, ये टी की वैल्यू रख दी। और ये माइनस हो जाएगा हाफ जी, और टी स्क्वायर मतलब x/v0 cos थीटा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो v0 से v0 कैंसिल हो गया, v0 से v0 कैंसिल हुआ, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x टेन थीटा, ठीक है, x को पहले लिख लिया, माइनस 1/2 जी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इक्वेशन आएगी y की। अब ये जो इक्वेशन आ रही है ना बेटा, ये इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। किसे रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एज above equation represents ए पैराबोला किसको रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला, यानी पैराबोला की इक्वेशन है ये, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं हम, वी कैन से दैट path followed by projectile path followed by projectile is parabolic in nature। प्रूव हो गया, यानी प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है, ये हमने प्रूव कर दिया, ये इक्वेशन पैराबोलिक की आ गई। तो पैराबोलिक पाथ प्रूव करना है तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के एक्स कंपोनेंट लिखो, वाई कंपोनेंट लिखो, आपको पैराबोलिक पाथ प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट की। किसकी बात करेंगे, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट का टाइम क्या होगा। मैक्सिमम हाइट का टाइम मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइट से मतलब क्या है बेटा, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहाँ बना लेता हूँ। चलिए देखिए, ये हमने लिया था इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस लिया था, ये वाई एक्सिस लिया था, और प्रोजेक्टाइल को हमने इनिशियल वेलोसिटी v0 से प्रोजेक्ट किया था, कितना एंगल बनाते हुए, थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, और ये मैक्सिमम हाइट के पॉइंट तक पहुंचा, और फिर ये यहाँ से इस तरीके से वापस आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से बना लो इसको, ऐसे गया प्रोजेक्टाइल, ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट मान लीजिए, और ये ऐसे आ गया, ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। इस मैक्सिमम हाइट के पॉइंट को हमें पता करना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये पता करना है। भाई ये इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट के पॉइंट तक जा रहा है, तो जितना समय लगेगा यहाँ से मैक्सिमम हाइट के पॉइंट तक जाने में, जो समय लगेगा वो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट या टाइम ऑफ असेंट कहलाएगा। असेंट क्यों कहलाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हो, है ना, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आएंगे तो टाइम ऑफ डिसेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट कहलाएगा। तो टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ असेंट को ही हम टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं। तो इट इज द टाइम
टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल के द्वारा लिया गया वह समय है जो कि उसको मैक्सिमम हाइट के पॉइंट तक पहुंचाता है। टू रीच मैक्सिमम हाइट, कहां तक? मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में प्रोजेक्टाइल को कितना समय लगा, उसे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट कहते हैं। ठीक है, और इसे ही हम टाइम ऑफ असेंट कहते हैं। तो इसको टीएम या फिर टाइम ऑफ असेंट है तो टी ए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा इसको, ए मतलब असेंट। ठीक है, चलिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट हम आसानी से कर सकते हैं, किससे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हैं। देखिए, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, ये होता है ना। इसका x कंपोनेंट लिखो, vx, vx क्या होगा बेटा? v जीरो कॉस थीटा जीरो, इस डायरेक्शन में x होता है ना vx, तो v जीरो कॉस थीटा जीरो। ठीक है, और इस डायरेक्शन में होता है vy, जो कि किसके बराबर होता है? v जीरो साइन थीटा जीरो, साइन थीटा, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, थीटा ही है ना, जीरो नहीं लिया है। तो vx इज इक्वल टू वी जीरो कॉस थीटा प्लस ax t। अब ax क्या होता है आप जानते हो, x डायरेक्शन में एक्सिलरेशन जीरो और y डायरेक्शन में एक्सिलरेशन माइनस जी के बराबर होता है। तो ये क्या आ जाएगा? v जीरो कॉस थीटा और प्लस जीरो आ जाएगा। यानी इससे तो कोई हमारा टारगेट हल नहीं हुआ, इसमें तो टाइम आ ही नहीं रहा, इससे तो केवल सिंपली हमने x कंपोनेंट निकाल लिया, तो इसका तो कोई यूज नहीं है। y कंपोनेंट निकालो, अब y कंपोनेंट निकाले हैं। ठीक है, तो vy इज इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा, वी जीरो की जगह क्या आएगा? वी जीरो साइन थीटा प्लस ए की जगह क्या आएगा? ए वाई और टी। ठीक है, क्लियर है? ए वाई प्लस टी ये आ जाएगा। अब देखिए, जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है बेटा, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट व्हाट इज जीरो? वी वाई इज जीरो एंड वी एक्स इज वी जीरो कॉस थीटा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पर वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो है भाई, ऊपर थोड़ी जा रहा है, इसलिए वाई कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है केवल, तभी तो ये इस तरफ मूव कर रहा है। ऊपर जाता तो वाई कंपोनेंट भी होता, लेकिन ऊपर जा ही नहीं रहा तो वाई कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये तो हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, और ये वी जीरो साइन थीटा क्या हो जाएगा? वी जीरो साइन थीटा, और ए वाई कितना है? माइनस जी, ए वाई कितना है? माइनस जी है। और टी को क्या ले लें हम? टाइम ऑफ असेंट ले लें या टाइम ऑफ डिसेंट, भाई ऊपर की तरफ जा रहा है तो टाइम ऑफ असेंट ले लेते हैं। तो यहां से आप देखो टाइम ऑफ असेंट किसके बराबर आ गया? वी जीरो साइन थीटा अपॉन जी के बराबर आ गया टाइम ऑफ असेंट। यही तो मैक्सिमम टाइम है, इसी को ही आप टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट लिख सकते हो, टीएम भी लिख सकते हो ना टीए को। तो वी जीरो साइन थीटा अपॉन जी ये आ गया। अब यदि आपसे कहा जाए कि नीचे आने का समय कितना होगा, नीचे आ रहा है ना ये, जब मैक्सिमम हाइट से के पॉइंट से वापस नीचे तक आने का जो समय है उसे टाइम ऑफ डिसेंट कहेंगे। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? तो टी डी कह सकते हो या टी एम भी कह सकते हो, इसको एक ही बात होगी। जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है ना, उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, ध्यान रखिएगा। टाइम ऑफ असेंट हमेशा बराबर होता है किसके? टाइम ऑफ डिसेंट के। ठीक है, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना आ जाना है? वी जीरो साइन थीटा अपॉन जी, वही तो आएगा भाई, यही कंपोनेंट लेंगे हम, यही कंपोनेंट लेंगे, और टाइम वही होगा, जितना यहां से यहां तक आने में लग रहा है उतना ही यहां से यहां तक जाने में लगेगा, और हाइट भी वही है। ठीक है, तो सेम टाइम आएगा, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये ध्यान रखना, एक तो मैक्सिमम हाइट का जो टाइम है, टाइम ऑफ असेंट ध्यान रखना, टाइम ऑफ डिसेंट ध्यान रखना, और एक बात ध्यान रखना कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम हाइट के पॉइंट से ग्राउंड तक वापस आने में जो समय लगता है,
मैक्सिमम हाइट पॉइंट से ग्राउंड तक वापस आने में जो समय लगा उसे टाइम ऑफ डिसेंट, जैसे कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट के पॉइंट तक जाने में जो समय लगा उसे टाइम ऑफ असेंट कहा, और वैसे ही मैक्सिमम हाइट के पॉइंट से ग्राउंड तक वापस आने में जो समय लगा वो क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट। और ध्यान रखिएगा टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट इट is the time taken by the projectile to cover to आप कह सकते हो इट इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू इसमें टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम ग्राउंड टू पॉइंट ऑफ maximum height and back to ground। ठीक है, यानी जितने समय फ्लाइट में रहता, मतलब क्या है, जैसे ये प्रोजेक्टाइल था तो यहां से प्रोजेक्टाइल यहां तक गया, तो इस जगह से यहां तक गया ये टाइम, प्लस यहां से यहां तक गया ये टाइम, ये क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। मतलब ये है, मैं ये कह सकता हूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये होता है। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इन दोनों का जो सम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। यानी ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट के पॉइंट तक जाने में और वापस ग्राउंड तक आने में जो टोटल समय लगेगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब देखिए टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और टाइम ऑफ असेंट की वैल्यू यहां रखते हैं तो v0 साइन थीटा अपॉन जी। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बना 2v0 अपॉन जी साइन थीटा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बन गया 2v0 अपॉन जी इंटू साइन थीटा, बन गया नहीं। ठीक है, टाइम ऑफ असेंट हमने पहले निकाल रखा था, उससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट आने के बाद में अब हमें इस मैक्सिमम हाइट को भी पता करना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो इस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी हमें डिराइव करना पड़ेगा, और ये सारे फॉर्मूले बेटे आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इनका सीधे सीधे यूज आपको करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ये पता करना है। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, ये आपका प्रोजेक्टाइल हम एक बार वापस से बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से मूव कर रहा है। मान लीजिए ये ऐसा ही पाथ था, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v0 इनिशियल वेलोसिटी, और एंगल कितना एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा एंगल बनाते हुए। तो इस डायरेक्शन में कौन, v0 कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में कौन, v0 साइन थीटा। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट, मैक्सिमम हाइट मान लेता हूं hm। ठीक है, ये hm मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता करने के लिए अगेन मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, किसका यूज करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि s इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए x कंपोनेंट लिखोगे इसका तो कोई फायदा नहीं निकलने वाला क्योंकि हमें hm चाहिए। ठीक है, x कंपोनेंट तो x की वैल्यू दे देगा, x की वैल्यू यानी इस तरफ की डिस्टेंस देगा, तो x कंपोनेंट तो निकालना नहीं है, हमें तो y कंपोनेंट चाहिए, y कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि ये y कंपोनेंट ही तो है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही तो है। मैक्सिमम हाइट मतलब ये वाला डिस्टेंस,
और ये वर्टिकल डिस्टेंस ही तो y कंपोनेंट है, तो y कंपोनेंट निकाल लो इसको। y कंपोनेंट क्या होगा इसका, y कंपोनेंट लिखो, s की जगह y आ जाएगा और v0 की जगह v0 साइन थीटा, है या नहीं। और t की जगह क्या आएगा बेटा, t, ये मैक्सिमम हाइट है तो t की जगह क्या आएगा, tm आ जाएगा, मैक्सिमम टाइम आएगा, आएगा या नहीं। और 1/2 a की जगह क्या आएगा, a की जगह ay आ जाएगा और t की जगह मैंने क्या बताया, tm स्क्वायर हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम लेंगे ना, मैक्सिमम हाइट का जो पॉइंट है वहां तक पहुंचने में मैक्सिमम टाइम लग रहा है, tm, जिसको टाइम ऑफ असेंट कह रहे हो आप, ठीक है। तो y क्या है, सिंस y ही तो आपका मैक्सिमम हाइट है, ये y के बराबर ही तो होगा मैक्सिमम हाइट, तो hm लिख दिया y की जगह, ठीक है। v0 साइन थीटा। अब देखिए tm का वैल्यू तो हम जानते हैं ऑलरेडी, मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ असेंट हमने निकाला था ना, v0 साइन थीटा अपॉन g, ये आया था, ठीक है। प्लस ay का वैल्यू माइनस जी है तो ये माइनस हो जाएगा 1/2 g, और t की वैल्यू रखो तो v0 साइन थीटा अपॉन g, ये tm की वैल्यू है और इसका होल स्क्वायर कह रहा है। इसको सॉल्व कर लो तो देखो v0 मल्टीप्लाई होगा v0 स्क्वायर, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, और इधर देखो g से एक g कैंसिल होगा, नीचे g बच जाएगा और ऊपर आएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे 2 है और एक g कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा। अब कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन आ रहा है आपका v0 स्क्वायर अपॉन g साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 1 और यहाँ हाफ बचेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे 1 में से हाफ तो प्लस हाफ आएगा, यानी v स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया। क्या आया, मैक्सिमम हाइट क्या आया, v स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा, ये मैक्सिमम हाइट आया, ठीक है। अब एक लास्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें पता करना है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, तो वापस देखिए प्रोजेक्टाइल बनाते हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, और यहां से ये प्रोजेक्टाइल पाथ इस तरीके का था, ठीक है। तो यहां से आपने प्रोजेक्टाइल को v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था और ये एंगल आपने थीटा लिया था हॉरिजॉन्टल, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है v0 cos थीटा और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है v0 साइन थीटा, ठीक है। अब रेंज चाहिए, रेंज का मतलब क्या है, मैंने शुरू में ही बताया कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से यहां तक का समय, तो क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, इट इज हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड, it is the distance covered by projectile, it is the distance covered by projectile along horizontal axis, along horizontal axis, ठीक है, during time of flight, टाइम ऑफ फ्लाइट में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है टाइम ऑफ फ्लाइट में, यहां से यहां तक का समय टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है प्रोजेक्टाइल ने, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसे कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं इसे, रेंज कहते हैं। और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर से। तो रेंज क्या लिखा जाएगा, रेंज को हम क्या लिखेंगे, रेंज आर इज इक्वल टू होगा बेटा भाई, ये डिस्टेंस है, तो देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप जानते हो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है, या डिस्टेंस लिखो जो भी लिखना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्शन की इतनी बात नहीं कर रहे हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, v इंटू टी आ जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो रेंज डिस्टेंस की जगह क्या आ गई, रेंज आ गई,
और v की जगह मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगा, ठीक है यानी, और इनटू टाइम, टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, कौन सा टाइम आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो ऑलरेडी आपने निकाल लिया है, और टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का जो सम होता है, तो ये था हमारा 2v0 अपॉन जी साइन थीटा, यही था, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करें तो देखो 2 तो छोड़ो यहाँ से, बी जीरो स्क्वायर आया, बी जीरो इंटू वी जीरो स्क्वायर अपॉन जी, और बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। ये आ गई आपकी रेंज का फॉर्मूला आ गया, ये साइन 2 थीटा आ रहा है। अब आपको यदि प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम डिस्टेंस तक भेजना है, यानी मैक्सिमम रेंज तक भेजना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप चाहते हो कि मैक्सिमम हो, मैक्सिमम फुटबॉल है, आपको मैक्सिमम आगे तक डिस्टेंस तक भेजना है, यानी मैक्सिमम रेंज रखनी है आपको, तो थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। जब थीटा 45 होगा तो आर मैक्सिमम हो जाएगा, और आर मैक्सिमम किसके बराबर आएगा, बी जीरो स्क्वायर अपॉन जी, और साइन थीटा की जगह 45 रखें तो साइन 90 आएगा, यानी मैक्सिमम रेंज आ जाएगा आपका वी जीरो स्क्वायर अपॉन जी के बराबर। ये आ गया आपका मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज तक, मैक्सिमम डिस्टेंस तक आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो उसको आपको 45 डिग्री एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात थी प्रोजेक्टाइल की, जिसमें हमने डिफरेंट पैरामीटर्स के फॉर्मूले डिराइव किए। सबसे पहले हमने पैराबोलिक पाथ फॉलो प्रूव किया कि प्रोजेक्टाइल के द्वारा फॉलो किया गया पाथ पैराबोलिक होता है, ये बात की। उसके बाद में हमने मैक्सिमम हाइट की बात की, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट की बात की, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम हाइट की बात की, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात की। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं कि एनसीईआरटी से ही मैंने लिए हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, गैलीलियो इन हिज बुक द न्यू साइंसेज, ठीक है, गैलीलियो ने अपनी किताब टू न्यू साइंसेज, कौन सी किताब, गैलीलियो की टू न्यू साइंसेज, इस नाम से किताब थी, उसमें लिखा कि फॉर एलिवेशंस, एलिवेशंस मतलब हाइट, विच एक्सीड्स, जो कि ज्यादा होती है, और फॉल कम होती है, सॉल्ट ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री से ज्यादा या 45 डिग्री से कम, इक्वल अमाउंट से यदि एलिवेशन को हम इंक्रीज करते हैं, इक्वल अमाउंट से एलिवेशन को बढ़ा दें या इक्वल अमाउंट से घटा दें, यानी 45 में कुछ मान लीजिए प्लस अल्फा कर दें या माइनस अल्फा कर दें, तो जो रेंजेज हैं वो इक्वल होंगी, इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, देखिए रेंजेस को बराबर करना है। यदि मैं कहता हूं कि एंगल 45 डिग्री है, यही कह रहा है ना, तो 45 में मैं प्लस अल्फा कर दूं मान लीजिए, और 45 में मैं माइनस अल्फा कर दूं, तो दोनों ही केस में रेंज बराबर आएंगी, ये कह रहा है। अब रेंज देखिए, रेंज क्या फॉर्मूला क्या है, अभी अभी हमने निकाला है वी जीरो स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। अब देखिए थीटा क्या है, एक थीटा तो हमने ये ले लिया और एक थीटा ये हो गया, भाई एक्सीड कर रहा है तो प्लस अल्फा, और सॉल्ट हो रहा है, फॉल सॉल्ट, ठीक है, तो माइनस अल्फा। तो यहां पर रखें वी जीरो स्क्वायर अपॉन जी साइन और 2 थीटा, 2 थीटा मतलब हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा, हो जाएगा, यानी 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा हो जाएगा थीटा की जगह ये वैल्यू रखने से। अब ये क्या हो गया, 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा, यानी मतलब क्या है इसका, वी जीरो स्क्वायर अपॉन जी, इसको लिख सकते हैं हम कॉस 2 अल्फा, क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 अल्फा, ये रेंज आ गई। भाई साइन 90 प्लस 2 अल्फा को क्या लिखेंगे, कॉस 2 अल्फा, ये एक फॉर्मूला आ गया। अब देखिए इससे निकाल के देखते हैं, आर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, यानी 90 माइनस 2 अल्फा आएगा यहाँ पर, है या नहीं। तो 90 माइनस 2 अल्फा किसके बराबर होता है, ये भी कॉस 2 अल्फा के बराबर होगा। साइन ऑफ 90 माइनस 2 अल्फा भी किसके बराबर होगा, कॉस 2 अल्फा के बराबर होगा। तो यहां भी देखिए रेंज वही आ रही है जो यहां पर आई, तो रेंज दोनों की सेम आ रही है, रेंज इक्वल आ रही है, प्रूव हो गया, स्टेटमेंट हो गया या नहीं, ठीक है। सो वी कैन से रेंजेस
आर इक्वल। ठीक है, कब? जब एलिवेशंस को आप एक्सीड करते हैं या लो करते हैं 45 डिग्री को इक्वल अमाउंट से, तो उस केस में रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा। इक्वल अमाउंट से आप एलिवेशन को बढ़ा रहे हो या इक्वल अमाउंट उसी अमाउंट से आप कम कर रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ। एक हाइकर है जो कि एक क्लिफ के स्टैंड एज पर खड़ा हुआ है। ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज, हाइकर स्टैंड्स खड़ा है एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली। भाई ये क्लिफ है मान लीजिए, और इसके टॉप पर ये कितना डिस्टेंस पर है, मान लीजिए ये 490 मीटर दे रखा है ना क्वेश्चन में, और यहां से एक स्टोन को हॉरिजॉन्टल फेंकता है। हाइकर है ये, मान लीजिए हाइकर है, यहां से एक स्टोन को ये हॉरिजॉन्टल फेंकता है। ये स्टोन है, मान लीजिए ये स्टोन है, हॉरिजॉन्टल फेंक रहा है। ठीक है, विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ, यानी इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है Vx मान लूं, ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकेंड है हॉरिजॉन्टल, इस स्पीड से फेंका। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो फाइनली ये स्टोन ऐसे ही तो नीचे जाएगा, तो यहाँ ग्राउंड तक पहुंचने में, ये मान लीजिए ग्राउंड है, इस ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय इसको लगेगा, ये हमें पता करना है। और किस स्पीड के साथ ये ग्राउंड को हिट करेगा, ये भी पता करना है। किस स्पीड के साथ जाके हिट करेगा और कितने समय के बाद पहुंचेगा, जी का वैल्यू आपको ये लेना है। तो देखिए ये कैसे होगा। इसे सॉल्व करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि s इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या s लिखो, x लिखो, कुछ भी लिखो। ठीक है, ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब यदि मैं x कंपोनेंट लिखता हूं, इसका x कंपोनेंट लिखता हूं, ठीक है भाई, ये यहां से थ्रो किया जा रहा है, तो x कंपोनेंट लिखने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि नीचे आ रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इस तरीके से पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है। तो इसका y कंपोनेंट हम लिख लें। y कंपोनेंट क्या होगा इसका, जरा देखिए इस इक्वेशन का। तो x की जगह y आ जाएगा, और v0 की जगह आ जाएगा आपका कितना, v0 y आ जाएगा, v0 y आएगा, आएगा या नहीं, v0 y आएगा, और प्लस 1/2 a की जगह a y आएगा, और t स्क्वायर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए y कंपोनेंट कितना होगा, y कंपोनेंट भाई यही तो y होगा, यही तो y होगा जितनी हाइट से फेंका जा रहा है, इसी को तो हाइट कह रहे हो आप। और लेकिन ये हाइट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको मैं 490 मीटर लेऊंगा विद नेगेटिव साइन। क्या ले लूंगा, 490 मीटर नेगेटिव साइन के साथ। और y कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पर, Vx तो इतना, y कंपोनेंट क्या होगा बेटा, 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। और ay क्या होगा, ay माइनस जी के बराबर होगा। ay कितना होगा, माइनस जी, नीचे आ रहा है ना। और t निकालना है हमें, t निकालना है, तो देखिए क्या आ गया ये, -490 इज इक्वल टू -1/2, जी का वैल्यू कितना दे रखा है 9.8, और टी स्क्वायर। और इसको सॉल्व करो तो -490 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4.9, कैंसिल करोगे ना इसको 9.8 को 2 से, तो 4.9 टी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर क्या आ गया 490/4.9। इसको और सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 पॉइंट हटाओगे तो 1 0 और ऊपर आ जाएगा 49, यानी कितना आया 100। ये टी स्क्वायर का वैल्यू आया। तो t का वैल्यू कितना आ गया 10 सेकेंड, प्लस माइनस 10 आएगा तो प्लस 10 सेकेंड हम ले लेंगे। ठीक है, ये टाइम आ गया बेटा, इतने समय के बाद वो ग्राउंड से जाके हिट करेगा, इतने समय के बाद ये ग्राउंड से जाके हिट करेगा, ये तो टाइम निकाल लिया। अब किस वेलोसिटी के साथ जाके हिट करेगा ये भी तो पता कर लें, ये भी तो पता कर लें।
भाई Vx तो हमें दे रखा है, Vx तो कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में तो Vx है, इस डायरेक्शन में कौन है Vx है, और नीचे की डायरेक्शन में कौन होगा Vy। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ना इसकी कुछ v होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी उसके साथ हिट करेगा ये जाके। तो पहले Vy लिखूं मैं, Vy क्या होगा, Vy लिखने के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर ऐसे ही निकल जाएगा। Vy फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, वी जीरो प्लस ए टी, ये लिख देंगे, ये वी जीरो वाई लिखेंगे, वी जीरो का वाई कंपोनेंट। ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी जीरो प्लस ए टी होता है ना। अब वी जीरो वाई क्या है, वी जीरो वाई क्या है आपका, ये तो हमें निकालना है, वाई कंपोनेंट निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना है। ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी जो है, ये वाई कंपोनेंट हमें निकालना है। ये इनिशियल वाई जो कंपोनेंट है वी वाई कंपोनेंट तो जीरो है इनिशियल, और ये हो जाएगा आपका ए वाई कितना है 9.8, और टी कितना आया था 10 सेकेंड। तो यहां से ये कितना आ जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड विद नेगेटिव साइन। ये वाई कंपोनेंट आया वेलोसिटी का, क्या आया वाई कंपोनेंट। अब रिजल्टेंट निकालना है वी एक्स तो इस तरफ है और वी वाई इस तरफ है। ठीक है, वी वाई इस तरफ है, तो ये रिजल्टेंट हुआ। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हुए ना, तो वी क्या कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये फॉर्मूला आप जानते ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर दो। वी एक्स कितना है 15 होल स्क्वायर हो जाएगा, वी वाई कितना है -98 होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा लगभग 99 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से जाके टकराएगा वो पत्थर। ठीक है, 99 मीटर पर सेकेंड। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हमने टाइम निकाला। फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने पहले y कंपोनेंट निकाल लिया वेलोसिटी का, x तो हमें दे रखा है लेकिन y निकाल लिया, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया। इस वेलोसिटी के साथ, इस स्पीड के साथ वो पत्थर जाके टकराएगा ग्राउंड से। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिए जरा। ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन, एक क्रिकेट बॉल को फेंका गया है। ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। यानी ऐसा प्रोजेक्टाइल बन रहा है ये, इस टाइप से। एक क्रिकेट बॉल है जिसको थ्रो किया गया है, ये क्रिकेट बॉल है और इसको थ्रो किया गया है किस स्पीड से, 28 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और किस एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। ये सिचुएशन है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, तो ये जो क्रिकेट बॉल है इस तरीके का पाथ फॉलो करेगी, ये क्लियर है। यानी प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, तो मैक्सिमम हाइट निकालना है आपको। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज कर लो आप यहाँ पर। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा, ये आया था। ठीक है, अब वी जीरो स्क्वायर कितना है, ये वी जीरो ही तो है, वी जीरो 28 होल स्क्वायर अपॉन 2, और जी का वैल्यू कितना है 9.8 होता ही है। अब साइन स्क्वायर थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 28 इंटू 28 तो ऊपर हो गया, नीचे 6, 2 9 जा 18 और 19। ठीक है, ये आ जाएगा। साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2, और 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर है ना, तो साइन 30 1/2 और होल स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। और ये 4 से कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 7 टाइम्स। तो ये कितना आ गया देखो जरा। अब ये 2 से और कैंसिल कर सकते हो आप इसको 14, और इसको 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, इतना आ जाएगा। तो 14 इंटू 7, और भी आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, है ना, और भी कैंसिल हो रहा है। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4.9 और ये 7।
अब कैंसिल 7 × 7 ऊपर आया 49 और नीचे 4.9, सॉल्व करोगे तो 490/49 यानी कितना आ गया 10 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट आया, 10 मीटर मैक्सिमम हाइट आ गया। ठीक है, पार्ट बी क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय द वॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, जहां से फेंका उसी जगह वापस आने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है ना बेटा, यहां से गया और वापस यहां तक आने में कितना समय लगा सेम लेवल पर आने में, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जा रही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, TF। तो TF पहचानना है, यही तो आपको पहचानना है न्यूमेरिकल में, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। तो पता होना चाहिए इसका मतलब कौन से टाइम की बात कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट की। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2v0/g sin थीटा, यही होता है। अब देखिए 2v0 का मतलब 28 और g का मतलब 9.8 और sin 30। ठीक है, और 2 से कैंसिल करें इसको तो 28 और नीचे 4.9 और इसका मतलब 1/2। 2 से और कैंसिल करें तो 14। ठीक है, और कैंसिल करें तो 14/4.9, 14/4.9 ये आ रहा है आपका। तो 2 7 जो 14 और सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, इसको दोबारा लिख लो, गलत कर दिया मैंने। 2 से केवल ये कैंसिल कर दो 4.9 और sin 30 की जगह 1/2 लिख दो, 28/4.9 इंटू 1/2 ये आ जाएगा। 2 से ये कैंसिल करो 14, तो 14/4.9 इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.9 सेकेंड आ जाएगी, यानी ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया आपका। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। सी क्या कह रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। ये थ्रोअर का जगह था, यहां से थ्रो किया गया था और यहां से डिस्टेंस पूछ रहा है किसका, उस पॉइंट का जहां पर बॉल वापस आई, यहां पर आई तो यहां इस डिस्टेंस को पूछ रहा है, यानी r पूछ रहा है। तो r रेंज का फॉर्मूला v0² इंटू साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। v0 का मतलब 28² 9.8, g का मतलब, और साइन कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, थीटा 30 है तो। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू आप जानते हैं 9.8 और साइन 60 होता है आपका √3/2। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो 14, इसको कैंसिल करोगे 4.97। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 5 9/4.9 इंटू √3 ये आया। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप। इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा, ये पॉइंट हटाओगे 1960/49 और इसकी जगह 1.732। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग वैल्यू आ जाएगी 69 मीटर। ये रेंज आएगी, कितनी रेंज आएगी 69, क्या आएगी 69 मीटर, ये रेंज आ जाएगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज मैंने आपसे बात की प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल का पाथ हमने पैराबोलिक प्रूव किया, मैक्सिमम हाइट निकाला, टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, रेंज निकाला। इसके अलावा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे आगे अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।